हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखते हैं परमुटेशन को जीरो लेवल से। परमुटेशन सबसे पहले देख लेते हैं होता क्या है। परमुटेशंस, अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड परमुटेशंस। अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड परमुटेशंस। अगर आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दे दिया जाए, उन ऑब्जेक्ट्स के पॉसिबल अरेंजमेंट्स को आप डिफाइन कर लें, तो जितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स आप डिफाइन करेंगे उसी को परमुटेशन कहा दिया जाता है। और इजी लैंग्वेज में सीखते हैं क्या है। एज्यूम करो ये थ्री ऑब्जेक्ट्स, ये देखो ये थ्री ऑब्जेक्ट्स। अभी ये थ्री ऑब्जेक्ट्स इस ऑर्डर में हैं। अगर इन्हीं थ्री ऑब्जेक्ट्स को इन्हीं थ्री प्लेसेस पर रखने के पॉसिबल ऑर्डर्स को हम डिफाइन करें, तो जितने पॉसिबल ऑर्डर्स बनेंगे उसी को पॉसिबल अरेंजमेंट कहा जाएगा और उसी को परमुटेशन कहा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये तीनों इस ऑर्डर में हैं। अगर हमने इसको यहां कर दिया, इसको यहां कर दिया जाए, सेकेंड केस में इसको यहां कर दिया जाए, इसको यहां कर दिया जाए, नेक्स्ट में इन दोनों को चेंज कर दिया जाए, नेक्स्ट में इन दोनों को चेंज कर दिया जाए, जितने तरह से हम इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को इन्हीं थ्री प्लेसेस पर डिफाइन कर सकते हैं उसी को पॉसिबल अरेंजमेंट, उसी को परमुटेशन कह दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो इन तीनों के जगह पर एबीसी ऑब्जेक्ट्स होते। ये ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? एबीसी। अभी ये एबीसी थ्री प्लेसेस पर हैं। इनके बैठने के, इनके रखने के, इन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के जितने पॉसिबल ऑर्डर्स आप बनाओगे वही परमुटेशन बन जाएगा। जैसे एक तरीका तो यह है इन्हें अरेंज करने का, एबीसी इसी तरह से रख दिया जाए इन्हें, इसी तरह से इन्हें अगर पर्सन है, स्टूडेंट्स है, तो बैठने के लिए कह दिया जाए। दूसरा तरीका एसीबी कर दिया जाए, बिल्कुल ठीक है। तीसरा तरीका बच्चों बीएसी कर दिया जाए, यह भी ठीक है। नेक्स्ट कर दिया जाए बीसीए, यह भी ठीक है। नेक्स्ट किया जाए सीएबी, यह भी तो ठीक है। और नेक्स्ट कर दिया जाए सीबीए, यह भी तो ठीक लग रहा है। लेकिन क्या इसके बाद और भी कुछ ठीक लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अब जो अगला अरेंजमेंट आप करोगे वो कहीं ना कहीं इन सिक्स में से ही मैच हो जाएगा। तो अगर डिफरेंट पॉसिबल ऑर्डर्स की बात हो तो केवल इन तीन ऑब्जेक्ट्स एबीसी के इतने ही तरीके बनाए जा सकते हैं। और क्योंकि यही इनके पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं और क्योंकि इसी को परमुटेशन कहा जाता है, तो अगर हमसे यह पूछा जाए कि एबीसी थ्री ऑब्जेक्ट्स का परमुटेशन क्या होगा, तो हमारा आंसर होना चाहिए सिक्स वेज। क्योंकि इन थ्री ऑब्जेक्ट्स के पॉसिबल अरेंजमेंट सिक्स में बनते हैं, इसलिए सिक्स वेज इसका आंसर है और यही परमुटेशन है। बड़ा अच्छा लगा परमुटेशन, बिल्कुल ठीक बात है, अच्छी तरह से समझ में आ गया। लेकिन बच्चों जरा सोचो, एबीसी थे, हमने इन थ्री का अरेंजमेंट इसलिए कर लिया, समझ में भी आ गया। लेकिन अगर ये एबीसी ना हो करके डी ई एफ जी एच यहां तक के ऑब्जेक्ट दे दिए जाए, जरा सोच कर देखो, क्या अब भी हम इतने ही अच्छी तरह से, इतने ही इजी वे में इन 8 ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट कर पाएंगे? शायद नहीं। तो फिर इनका अरेंजमेंट कैसे किया जाए, इनका परमुटेशन कैसे निकाला जाए? इसके लिए परमुटेशन का एक फार्मूला बताया जाता है। यह माना जाता है कि उस फार्मूले से हम जो भी वैल्यू पाते हैं, एग्जैक्ट उतनी ही तरह से इनके अरेंजमेंट्स को डिफाइन किया जा सकता है। लेकिन फार्मूला बताने से पहले बच्चों इसकी एक मॉडिफाइड डेफिनेशन दी जाती है। पहले डेफिनेशन सुन लेते हैं, फिर इसके फार्मूले की बात करते हैं। परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट in a definite order of the given number of objects by taking some or all of them at a time. एक बार फिर सुनते हैं। परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट, अभी भी हम अरेंजमेंट्स को ही परमुटेशन कह रहे हैं, इन ए डेफिनिट ऑर्डर। डेफिनिट ऑर्डर की मीनिंग कोई एक कंडीशन, वो कंडीशन कुछ भी हो सकता है। हमें 8 ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट करने के लिए कहा गया, 2 पर्टिकुलर एक साथ होने चाहिए। 8 ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट करने के लिए कहा गया, 2 पर्टिकुलर कभी एक साथ नहीं होना चाहिए। 8 ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट करने के लिए कहा गया, एक पर्टिकुलर एक कॉर्नर पर होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी स्टेटमेंट्स यूज कर लिए जाते हैं। और बच्चों ध्यान देना, जो स्टेटमेंट, जो कंडीशन यूज की जाती है अरेंजमेंट करने में, हम उसी को डेफिनिट ऑर्डर कहते हैं।
हमें अलग से इसे अपने तरफ से यूज करने की जरूरत नहीं है, वो आपके क्वेश्चन में दिया जाए। तो ये तो हो गई बात डेफिनेट ऑर्डर की। ऑफ द गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाई टेकिंग सम और ऑल ऑफ देम एट ए टाइम, जितने टोटल ऑब्जेक्ट दिए जाए उसमें से कुछ का अरेंजमेंट करो या सभी का अरेंजमेंट कर लो, दिस इज कॉल्ड परमुटेशन। तो फाइनली अगर हम एक बार फिर डेफिनेशन को समझें तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हमें अरेंजमेंट करने के लिए कहा गया है। और अरेंजमेंट किस तरह से करने के लिए कहा गया? किसी एक कंडीशन के अकॉर्डिंगली, टोटल जितने दिए जाए उसमें से कुछ का या सभी का। इसी को हम परमुटेशन में यूज करने वाले। सिंबॉलिकली एनपीआर डिनोट्स द नंबर ऑफ परमुटेशन। पी बताता है परमुटेशन को। सिंबॉलिकली एनपीआर डिनोट्स द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स बाई टेकिंग आर एट ए टाइम। एन डिफरेंट थिंग्स बाई टेकिंग आर एट ए टाइम मीनिंग क्या है? पी बताता है परमुटेशन या पॉसिबल अरेंजमेंट को। हमने ये एज्यूम किया है कि टोटल ऑब्जेक्ट्स एन है और उसमें से आर का अरेंजमेंट हमें करना है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जितने टोटल ऑब्जेक्ट्स दिए जाएंगे वो एन के जगह पर लिखा जाएगा और जितने का अरेंजमेंट करने के लिए कहा जाएगा वो आर के जगह पर लिखा जाएगा। और पी क्या बताता है? परमुटेशन, जिसे पॉसिबल अरेंजमेंट भी कहते हैं। ठीक है, और इसे कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला एक हमें बता दिया गया, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल। और बच्चों फैक्टोरियल के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में आप अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन सीख चुके हो। तो ये वही फैक्टोरियल है जो हम पहले वाले वीडियो में सीख चुके हैं। जिस स्टूडेंट ने पहले का वीडियो नहीं देखा है, मैं यही कहूंगा कि आप इसके पहले का वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उसमें फैक्टोरियल का पूरा कॉन्सेप्ट आपको जीरो लेवल से बताया गया है। तो चलो अब बात एनपीआर की करते हैं। एनपीआर एन टोटल ऑब्जेक्ट्स, आर जितने का अरेंजमेंट करना चाहते हो, फार्मूला हमने लिख दिया एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। फार्मूले में एक बात को हमेशा ध्यान रखना, आर की वैल्यू हमेशा एन से कम होनी ही चाहिए। किसी स्टूडेंट ने कहा भाई ये तो बात बिल्कुल ठीक ही है, भाई जितने टोटल दिए जाएंगे हम उससे कम का या मैक्सिमम उतने का ही तो अरेंजमेंट कर सकते हैं। और डेफिनेशन में भी ये बता दिया गया, बाई टेकिंग सम और ऑल ऑफ देम एट ए टाइम। तो आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एन से कम होनी चाहिए या इसके इक्वल टू होनी चाहिए। बात बिल्कुल ठीक है। तो परमुटेशन, जिसे हम पॉसिबल अरेंजमेंट कहते हैं, आप टोटल में से जितने का अरेंजमेंट करना चाहते हो इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली यूज करो, आंसर फाइंड कर लो। कुछ एक एग्जांपल से और कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। मान लो एग्जांपल यही है और हम पहले एग्जांपल एबीसी की ही बात करते हैं। सबसे पहले ये देखो कि एबीसी में से हम अरेंजमेंट करना कितने का चाहते हैं? भाई 3 का करना चाहते हैं। ऑब्जेक्ट्स 3 है एबीसी, तो आप सबसे पहले यहां लिख लोगे आर के जगह पर 3। बात ठीक है। टोटल कितने हैं? भाई 3 ही तो हैं, एबीसी की मैं भी बात कर रहा हूं। तो ऑब्जेक्ट्स टोटल भी हो जाएंगे एन के जगह पर 3। और फार्मूले के अकॉर्डिंगली ये जहां एनपीआर लिखा जाता था अब वो हो गए 3p3। ठीक, चलो फार्मूला लगा देते हैं। 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो भाई 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल तो आता है 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हम जानते हैं। तो फाइनली ये आएगा 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करने पर आप पा जाओगे 6 वेज। 3 इंटू 2 इंटू 2 के अकॉर्डिंग, 3 इंटू 2 इंटू 1 के अकॉर्डिंगली। और जरा चेक करके देखो क्या यही आंसर एक्सप्लेनेशन में भी नहीं आया था? बट 3 ऑब्जेक्ट्स का एक्सप्लेनेशन भी तो इतना ही था। तो इसकी मीनिंग जितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स हम बनाते हैं एक्सप्लेन करके, एक्सपेंड करके, उतना ही आंसर हम न्यूमेरिक वैल्यूज में पा जाते हैं एनपीआर के फार्मूले से। तो अब हम इसी फार्मूले के बेस पर पॉसिबल अरेंजमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एक्सप्लेन करके हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे। चलो भाई एबीसी की तो बात हो गई। किसी ने कहा चलो ठीक है, हमने मान लिया ये 3 ऑब्जेक्ट्स थे, छोटे थे, ए बी सी डी ई एफ जी एच का अरेंजमेंट करके मुझे बता दो। अब बात जरा ध्यान से समझो, किसने क्या कहा? ए बी सी डी ई एफ जी एच का अरेंजमेंट करके दिखाओ। तो भाई आर के जगह पर क्या लिखना चाहते हो? 8 लिखना चाहते हो। टोटल कितने हैं? 8 ही तो हैं, तो 8p8। 8p8 का फार्मूला 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 माइनस 8 का फैक्टोरियल। और जब आप इसे एक्सप्लेन करोगे तो ये 8 फैक्टोरियल ही आएगा।
क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 फैक्टोरियल के बेस पर 1 बन जाएगा। और अब जब आप 8 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करोगे फैक्टोरियल के एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंगली, तो ये 8 7 6 5 4 3 2 1। और जब आप इसकी न्यूमेरिक वैल्यूज कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे या मैनुअली कैलकुलेट करोगे तो 40320 आएगा। जरा चेक करके बताओ 40,320 अरेंजमेंट्स हम कर पाते क्या एक्सप्लेनेशन से? नहीं कर पाते, कोई भी नहीं कर पाता। लेकिन हम ये श्योर हैं कि अगर 8 स्टूडेंट्स हैं, 8 ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको हम एक लाइन में डिफरेंट तरीके से रखते चले जाएं या स्टूडेंट्स हैं तो बैठाते चले जाएं, तो 40,320 डिफरेंट तरीके से उन्हें हम बैठा सकते हैं, उन्हें अरेंज कर सकते हैं। कोई भी एक रिपीट नहीं होगा। लेकिन अगर इससे एक भी अधिक हमने कर दिया, 40,321th जो अरेंजमेंट होगा वो कोई ना कोई एक रिपीट हो जाएगा। मीनिंग वो ऑलरेडी 40,320 तक में हो चुका है। एग्जैक्ट 40,320 में कोई भी रिपीटिशन नहीं होगा। अच्छा चलो भाई, यहां तक की बात समझ में आ गई। लेकिन किसी ने कहा कि आपने कहा है डेफिनेशन में बाई टेकिंग सम और ऑल ऑफ देम एट ए टाइम, तो चलो 8 ऑब्जेक्ट्स में से 4 ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट करके दिखाओ। 8 ऑब्जेक्ट्स में से 4 का अरेंजमेंट करके दिखाओ। ठीक बात है, कर सकते हैं अरेंजमेंट। कैसे? हम अरेंजमेंट करना कितने का चाहते हैं? 4 का। ठीक है, कितने में से? 8 में से। ठीक है, लिख दिया 8p4। भाई 8p4 तो उसी तरह से है जिस तरह से npr है, तो चलो फार्मूला लगा देते हैं। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 माइनस 4 का फैक्टोरियल। अब इसे जरा समझते हैं। न्यूमरेटर आया 8 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर आया 4 फैक्टोरियल। एक्सपैंड हमें 8 फैक्टोरियल को करना चाहिए, कहां तक करना चाहिए? 4 फैक्टोरियल तक करना चाहिए। तो यहां हमें लिखना चाहिए 8 7 6 5 4 और डिवीजन फॉर्म में लिख देंगे 4 फैक्टोरियल। ये कैंसिल करने के बाद जो भी वैल्यू आप पाओगे वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो दूसरे तरह के क्वेश्चन पर चलते हैं। मान लो किसी क्वेश्चन में कहा गया हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी अरेंज्ड आउट ऑफ द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7। क्या कहा गया? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी अरेंज्ड आउट ऑफ द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7। मीनिंग इन 7 डिजिट्स में से 3 डिजिट्स का अरेंजमेंट क्या होगा? इन 7 डिजिट्स में से कोई भी 3 डिजिट्स के नंबर्स को लेकर अगर हम नंबर्स बनाएं तो कितने तरह से वो नंबर्स बनाए जा सकते हैं? क्वेश्चन यही है। अब इसमें बच्चों 2 केस बन जाता है। एक, कुछ क्वेश्चंस में ये इंफॉर्मेशन दी जाती है कि डिजिट्स रिपीट हो, और कुछ क्वेश्चन में कहा दिया जाता है कि रिपीटिशंस अलाउड नहीं है। ब्रैकेट में एक स्टेटमेंट लिख दिया जाता है इफ ईच डिजिट इज यूज्ड एग्जैक्टली वंस, और अगर रिपीटिशन का होगा तो लिख दिया जाता है रिपीटिशंस अलाउड। ठीक है ना? हमने ये एज्यूम किया है कि इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि ध्यान देना रिपीटिशंस अलाउड के केस में ही आप रिपीट करेंगे डिजिट्स को। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती तो यह मान लिया जाता है कि डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे। यह बात ध्यान रखना। कुछ नहीं हमने कहा है तो इसके मीनिंग इन 7 डिजिट्स में से हमें 3 डिजिट्स का अरेंजमेंट चाहिए। तो अब बच्चों 3 डिजिट्स के अगर अरेंजमेंट की बात हो तो हम परमुटेशन यहां लिख देंगे 3। ठीक बात है, यहां लिख देंगे 7 डिजिट्स में से हमें 3 डिजिट्स का अरेंजमेंट चाहिए। तो अब जब इसे आप लिखोगे तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल, और इसे एक्सप्लेन करने के बाद आपको लिखना चाहिए 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। और अब तो ये समझ में आ ही गया होगा कि किसे एक्सप्लेन करना चाहिए? 7 फैक्टोरियल को करना चाहिए। कहां तक करना चाहिए? 4 तक। तो 7 6 5 4 और डिनोमिनेटर में लिख लोगे 4 फैक्टोरियल। ये कैंसिल करने के बाद आ जाएगा 210। मीनिंग 210 तरीके से 7 डिजिट्स में से आप 3 डिजिट्स का अरेंजमेंट कर सकते हैं। मान लो एक और क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड नंबर बी अरेंज्ड। इसकी मीनिंग को पहले क्लियर कर लेते हैं। नंबर वर्ड में 6 अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं। इन्हीं 6 अल्फाबेट्स को यूज करके अगर हम डिफरेंट तरीके से बनाएं वर्ड्स,
तो कितने डिफरेंट तरीके से वर्ड्स बनाए जा सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग। ये कहीं किसी क्वेश्चन में लिख दिया जाता है, कहीं किसी क्वेश्चन में नहीं लिखा जाता है। तो ना भी लिखा जाए तो भी अंडरस्टूड है, आप ये जूम करके चलो। जैसे भाई नंबर वर्ड तो मीनिंगफुल है, लेकिन अगर हमने कुछ चेंज कर दिया, यू को आगे लाया, आगे को चेंज कर दिया, एम को कभी आगे लाया, कभी ई को आगे लाया, कभी आर को आगे लाया, आगे के डिजिट्स को हम चेंज करते रहे, तो हमसे ये नहीं पूछा जाता केवल मीनिंग वाले की अर्जमेंट करो। हमसे ये कहा कि इन 6 अल्फाबेट्स को यूज करके जितने तरीके से आप नंबर्स बना सकते हो, सॉरी जितने तरीके से वर्ड्स बना सकते हो, वर्ड की मीनिंग हो ना हो, हमें टोटल चाहिए कि कितने तरीके से वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। बस बात बहुत सिंपल है। अब जरा चेक करो कि हम वर्ड्स का अरेंजमेंट जो करना चाहते हैं वो कितने हैं, 6 है, तो मीनिंग आर तो 6 हो गया, ये बात क्लियर हो गई। टोटल कितने हैं भाई, वो भी तो 6 ही हैं। तो क्या लिखोगे, यहां लिख दोगे आप 6p6, और 6p6 के अकॉर्डिंगली जब आप फार्मूला लगाओगे तो 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, और 6 माइनस 6 फैक्टोरियल क्योंकि 0 होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो आपका फाइनल आंसर 6 फैक्टोरियल होगा। और अगर एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो 6 फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड कर दोगे, 6 5 4 3 2 1, और ये चेक करके देखोगे ये 720 आ जाएगा, तो यही आपका आंसर है। इसकी मीनिंग NUMBR इन वर्ड्स में अगर अल्फाबेट्स को चेंज कर करके हम बनाते रहे वर्ड्स, डिफरेंट पॉसिबल वर्ड्स, तो भाई 720 तरीके से डिफरेंट वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। कुछ की मीनिंग होगी, कुछ की मीनिंग नहीं होगी, हमें क्या जरूरत है मीनिंग जानने की। ये परमुटेशन की एक्चुअल मीनिंग है। बच्चों एक बात इसमें आपने ध्यान दिया होगा, अभी जैसे मैंने नंबर वर्ड के एग्जांपल में भी यूज किया कि नंबर वर्ड में जो 6 अल्फाबेट्स यूज हो रहा है वो हमने चेंज किया, मीनिंग बने ना बने कोई मतलब नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 अगर इसके पहले वाले एग्जांपल की बात की जाए, उसमें भी हमने 7 डिजिट्स को चेंज किया अलग अलग तरीके से। तो अगर हम इसको और अच्छी तरह से देखें तो इसमें एक बात क्लियर होती है कि जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हम उनको डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। बच्चों जरा ध्यान देना, क्या सेल फोन के नंबर्स में भी यही नहीं होता है? मेरे भी सेल फोन के नंबर्स में 0 to 9 तक के नंबर्स हैं, आप सभी के सेल फोन में भी वही नंबर्स हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम ये क्वेश्चन डिस्कस करें कि सेल फोन में इंडिया में कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं कि किसी का भी नंबर रिपीट ना हो। भाई सभी के सेल फोन में 0 to 9 तक के नंबर्स बनाए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन ये रेज हुआ कि अगर हम इंडिया में जहां 10 डिजिट्स के सेल फोन के नंबर्स बनाए जाते हैं तो कितने पॉसिबल नंबर्स बनाए जा सकते हैं कि किसी भी 2 का सेल फोन का नंबर 1 ना बने। ये प्रैक्टिकल लाइफ में यूज है परमुटेशन चैप्टर का। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज मार्केट में है। जब भी कोई कंपनी टेलीकॉम डिपार्टमेंट में अपने आप को रजिस्टर करवाती है तो बहुत पैसे खर्च होते हैं, एक्सपेंडिचर उसका ज्यादा होता है। तो कंपनी जब अपने आप को रजिस्टर करवाती है तो कंपनी ये जानना चाहती है कि भाई कितने कस्टमर्स बनाए जा सकते हैं। जो हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उस बिजनेस का स्कोप क्या है। अगर किसी को कंपनी को पता चल जाए कि अभी 100 कस्टमर्स ही और बनाए जा सकते हैं तो कंपनी इतने बिलियंस रुपए एक्सपेंस क्यों करेगी? करेगी नहीं, वो बिजनेस ही बंद कर देगी। बात ठीक है ना? तो कंपनी ये जरूर जानना चाहेगी कि हम कितने कस्टमर्स को बना सकते हैं। तो अब ये प्रैक्टिकल लाइफ में यूज है परमुटेशन चैप्टर का, वही बता सकता है जो परमुटेशन जानता है कि सेल फोन में इंडिया में कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं कि किसी 2 का सेल फोन का नंबर रिपीट ना हो। बच्चों इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे अगले अपने वीडियो में। उससे पहले आप इस वीडियो को जब भी देखें कमेंट में इसका आंसर आप मुझे बता सकते हैं। ओके, चलो बात आगे बढ़ाते हैं। अगर हम इन एग्जांपल्स को देखें तो इन एग्जांपल्स में बच्चों एक बात कॉमन है। क्या कॉमन है, क्या मार्क किया आप सभी ने? कॉमन यूं है कि भाई पहला एग्जांपल हमने एबीसी का लिया, ठीक है, ABCDEFGH का दूसरा एग्जांपल लिया, तीसरा एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 का लिया, और नेक्स्ट एग्जांपल NUMBR का लिया। बात ठीक है। एक बात इसमें कॉमन ये है कि हमने जितने एग्जांपल्स लिए हैं
सभी एग्जांपल्स में ऑब्जेक्ट सभी सिंगल टाइम ही यूज हो रहे हैं। चेक करो, ABC सभी सिंगल टाइम, ABCDFGH सभी सिंगल टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 सभी सिंगल टाइम, NUMBR वो भी सिंगल टाइम। हाँ, बात तो ठीक है। तो इसकी मीनिंग ये जो परमुटेशन का फार्मूला लगा है, यूज किया गया है NPR, वह फार्मूला उस केस में ही अप्लाई किया जाएगा जब सारे ऑब्जेक्ट सिंगल टाइम यूज हो। बात ठीक है। तो क्वेश्चन तुरंत रेज हुआ कि भाई रिपीटिशन के केस में क्या करोगे? रिपीटिशन के केस में क्या करोगे? जैसे नंबर वर्ड का अरेंजमेंट तो आपने बता दिया। भाई अगर एक वर्ड बने स्टैटिस्टिक्स, तो इसका अरेंजमेंट कैसे करोगे? पॉसिबल तो है, नंबर वर्ड का अरेंजमेंट कर सकते हो तो इसका भी तो कर सकते हो। ठीक बात है। ABCDEFGH का अगर आपने अरेंजमेंट कर लिया तो भाई मुझे ये भी तो बता दो ABACDEAC, इसका भी बता दो मुझे। पॉसिबल तो है, ये तो कहा नहीं जा सकता पॉसिबल नहीं है। तो क्या डिफरेंस है इन दो एग्जांपल्स में? डिफरेंस यह है कि इसमें सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट नहीं हैं, कुछ रिपीट हो रहे हैं, ट्वाइस या थ्राइस या 4 टाइम्स कुछ रिपीट हो रहे हैं। बात ठीक है। तो भाई जब कुछ रिपीट हो रहे हो तो अरेंजमेंट कैसे करोगे? जो पहला फार्मूला NPR का था वो तो उस केस में था जब ऑब्जेक्ट्स में कोई रिपीटिशन ना हो। तो रिपीटिशन के केस में क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे, पहले फार्मूला सीखेंगे। चलो, तो पहले हम फार्मूला सीखते हैं, उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस की कैलकुलेशन करेंगे। तो टॉपिक का नाम है परमुटेशन ऑफ n थिंग्स if not all different, if not all different। not all different की मीनिंग बच्चों, जब सभी डिफरेंट ना हो, जब सभी डिफरेंट ना हो। और पहला फार्मूला क्या था? आप ये कह सकते हैं परमुटेशन ऑफ n थिंग्स इफ ऑल आर डिफरेंट, इफ ऑल आर डिफरेंट। ये कह सकते हैं, कहते नहीं है लेकिन ये अंडरस्टूड है। पहला फार्मूला तब NPR का लगाया जाएगा जब सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट होंगे। दूसरा हम सीखने वाले हैं कि जब रिपीटिशन हो, जब सभी डिफरेंट ना हो, जब सभी ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट ना हो, कुछ रिपीट हो रहे हो ट्वाइस या थ्राइस या 4 टाइम्स, तो फार्मूला क्या बनना चाहिए? बच्चों इसके लिए एक स्टेटमेंट है, वो आप डिक्टेट करोगे तब हम आगे की बात करेंगे। इफ आउट ऑफ n थिंग्स, मैं यहां लिख दे रहा हूं, if out of n things p are exactly alike of first kind, q are exactly alike of second kind, r are exactly alike of third kind, and rest all are different, then the required number of permutation is equal to। चलो पहले इस मीनिंग समझते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। इफ आउट ऑफ n थिंग्स, अगर टोटल ऑब्जेक्ट्स n है, उसमें p एक तरह का रिपीटिशन बताता है, q दूसरे तरह का रिपीटिशन बताता है, r थर्ड टाइप रिपीटिशन बताता है, एंड रेस्ट ऑल आर डिफरेंट की मीनिंग और सारे ऑब्जेक्ट्स सिंगल टाइम है और सभी ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं, रिपीटिशन में नहीं आ रहे। उस केस में इसे कैलकुलेट करने का फार्मूला यूज किया जाता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। जब भी
कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जिसमें ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हों, तो पहली बात तो यह ध्यान रखना हमें इसी सेकेंड फार्मूले को लगाना है। दूसरी बात, लगाते कैसे हैं। जितने टोटल ऑब्जेक्ट्स दिए जाएंगे वो n के जगह पर, और ऑब्जेक्ट्स जितने टाइम्स रिपीट होंगे उसी का फैक्टोरियल नीचे लिखते चले जाएंगे। जो ऑब्जेक्ट सिंगल टाइम हो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल, मान लो हमसे कहा गया ए बी ए सी डी ई ए सी, चेक करो टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं। कितने हैं? 8 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो आप n के जगह पर लिख लोगे 8, दिस इज 8 फैक्टोरियल। क्या क्या रिपीट हो रहा है क्वेश्चन में देखो। a कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स, तो आप नीचे लिख दोगे 3 फैक्टोरियल इनटू, और क्या रिपीट हो रहा है? c 2 टाइम्स, 2 फैक्टोरियल। और सभी ऑब्जेक्ट्स सिंगल टाइम यूज हो रहे हैं, आप 1 फैक्टोरियल लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही आपका आंसर है। पी क्यू आर हमने फैक्टोरियल के साथ जो लिखा है फार्मूले में, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट्स 3 टाइम्स ही रिपीट हों। सिंगल टाइम भी रिपीट हो सकते हैं, 4 टाइम्स भी रिपीट हो सकते हैं। यह क्वेश्चन की गिवन इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम डिनोमिनेटर में कितने टाइम्स फैक्टोरियल लगाएंगे। ठीक, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं करना कि हमने पी क्यू आर लिखा है तो 3 ही बार केवल रिपीटिशन होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक दूसरे एग्जाम्पल की अगर बात करें हम स्टैटिस्टिक्स वर्ड की, पहले ये क्लियर कर लो कि इसमें फार्मूला लगाना क्या चाहिए। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स वर्ड में कुछ ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं, तो ये हम श्योर हैं कि फार्मूला फर्स्ट नहीं लगेगा, सेकंड ही लगेगा, मीनिंग रिपीटिशन वाला फार्मूला लगेगा। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप लिखोगे 10 फैक्टोरियल। और डिनोमिनेटर में s क्या रिपीट हो रहा है क्वेश्चन में, कितने टाइम्स? फार्मूले में s 1 2 3 टाइम्स s रिपीट हो रहा है, 3 फैक्टोरियल आपने लिख दिया। t 3 टाइम्स, 3 फैक्टोरियल अगेन लिख दिया। i 2 टाइम्स, 2 फैक्टोरियल लिख दिया। और सभी सिंगल टाइम है, लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन फैक्टोरियल की वैल्यूज को आप सॉल्व करोगे, जो भी एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यूज पाओगे वही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, अगर आप मल्टीपल चॉइस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं तो इसमें डायरेक्ट इसी फॉर्म में ऑप्शन छोड़ दिया जाता है, कुछ एक क्वेश्चन में, और कुछ एक में न्यूमेरिक वैल्यूज के फॉर्म में दिया जाता है। तो यह क्वेश्चन के गिवन इंफॉर्मेशन या ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कहां तक सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव है तो आपको यहां पर आंसर नहीं छोड़ना होगा, इसे सॉल्व करके आप न्यूमेरिक वैल्यूज पर आंसर छोड़ेंगे, ध्यान रखना। मान लो किसी एक दूसरे एग्जांपल में हमसे कहा गया भाई अकाउंटेंट का अरेंजमेंट करके बता दो। ठीक बात है, हम ये श्योर हो गए कि हमें सेकेंड फार्मूला ही लगाना चाहिए। टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? 10, हमने चेक कर लिया। ये 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या क्या रिपीट हो रहा है फार्मूले में देखो, a 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल, c 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल, n 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल, t 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल। तो अब अगर हम यहां देखें इस एग्जांपल में, तो ऑब्जेक्ट जो रिपीटिशन वाले हैं वो 4 टाइम्स यूज हो रहे हैं, a 2 टाइम्स, c 2 टाइम्स, n 2 टाइम्स, t 2 टाइम्स। तो हमने 4 टाइम्स फैक्टोरियल लगाया, 2 का फैक्टोरियल 4 टाइम्स। तो हमें अभी जैसा मैंने कहा है कि ये देखना होगा, कोई जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट्स 3 टाइम्स ही रिपीट हों, और भी हो सकते हैं, सिंगल टाइम भी हो सकता है, यह क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो एक क्वेश्चन मैंने आपसे कहा इसी कॉन्टिन्यूटी में, इसी सीक्वेंशियल ऑर्डर में, मैंने पूछा इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जैक्टली बी अरेंज्ड। अब क्योंकि इसी ऑर्डर में पूछा, क्या कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे ओ यही फार्मूला लगाते हैं। अरे भाई कैसे लगाओगे, पहले चेक तो कर लो। इस क्वेश्चन में सारे ऑब्जेक्ट सिंगल टाइम है, तो सेकंड क्यों लगाना चाहते हो? जब इसमें सारे ऑब्जेक्ट्स सिंगल टाइम यूज हो रहे हैं तो फिर ये नॉट ऑल डिफरेंट वाला क्यों लगाना चाहते हो? ठीक है, ठीक है ना। तो अब इसमें फर्स्ट फार्मूला आप लगा दोगे, क्या लगाओगे? 7 टोटल है, और क्योंकि एग्जैक्टली वर्ड का अरेंजमेंट हमसे करने के लिए कहा गया तो 7p7, 7 का अरेंजमेंट, 7 अल्फाबेट्स का अरेंजमेंट, 7 में से ही अरेंजमेंट करेंगे, तो यह हो जाएगा 7 फैक्टोरियल बाई 7 माइनस 7 फैक्टोरियल
डिनोमिनेटर 0 फैक्टोरियल के बेस पर आप 1 लिखोगे, फाइनली आएगा 7 फैक्टोरियल, और इसे सॉल्व करने के बाद बच्चों जो भी आप पाओगे वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी वैल्यू वही आंसर। तो ये दोनों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक, जब ऑब्जेक्ट्स सभी सिंगल टाइम हो, और जब ऑब्जेक्ट्स में कुछ रिपीट करके दे दिए गए हो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इन दोनों फार्मूलेस को सीखने के बाद अब तीसरा फार्मूला सीखते हैं, सर्कुलर परमुटेशन। टॉपिक को समझें, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सर्कुलर परमुटेशन। if the objects arranged in a line, then this is known as linear permutation. If the objects arranged in a line or in a row, then this is known as linear permutation. बात ठीक है, हम पढ़ चुके हैं, ABC अभी किया है। But if the objects are in a circle, then this is known as circular permutation. अगर ऑब्जेक्ट्स एक लाइन में अरेंज किए गए हो या एक रो में अरेंज किया गया हो तो उसे लीनियर परमुटेशन कहा जाता है। लेकिन अगर उन ऑब्जेक्ट्स को एक सर्कल में अरेंज किया जाए तो इसे सर्कुलर परमुटेशन कह दिया जाता है। और एक स्टेटमेंट और यहां आपको लिख लेना चाहिए, इन सर्कुलर परमुटेशन देयर इज नीदर ए बिगिनिंग नॉर एन एंड। एक बार फिर मैं स्टेटमेंट को बता दे रहा हूं, इन सर्कुलर परमुटेशन देयर इज नीदर ए बिगिनिंग नॉर एन एंड। चलो सीखते हैं। अगर बात आती है एबीसी ऑब्जेक्ट्स की, मान लो हमने 3 ऑब्जेक्ट्स लिया है एबीसी। अगर इन ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट हम एक लाइन में करें, एक रो में करें, तो इसे लीनियर परमुटेशन कहा जाएगा। बहुत आराम से देखो। और अगर हम इनका अरेंजमेंट एक लाइन में करते हैं तो हम अरेंजमेंट इस तरह से करते हैं जो हमने पहले भी किया है, एबीसी, एसीबी, बीएसी, बीसीए, बीएसी, नहीं ये रिपीट हो जा रहा है, तो सीएबी और सीबीए। ठीक बात है, इनका अरेंजमेंट बनता है 6 वेज। डायरेक्ट फार्मूले से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन से भी 3p3 का फार्मूला 6 वेज आ जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन बच्चों अगर इन लीनियर परमुटेशन में आप एक स्टेटमेंट पर ध्यान दो तो वो क्या मिला हमें, हर एक अरेंजमेंट में एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट है, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग ऑब्जेक्ट है, दिया गया है। जैसे पहला अरेंजमेंट ए से स्टार्ट हो रहा है, सी से एंड हो रहा है, दूसरा ए से स्टार्ट हो रहा है, बी से एंड हो रहा है, तीसरा बी से स्टार्ट हो रहा है, सी से एंड हो रहा है, एंड सो ऑन। मीनिंग जब हम लीनियर परमुटेशन करते हैं तो लीनियर परमुटेशन का हर एक अरेंजमेंट ये डिफाइन करता है कि एक ऑब्जेक्ट से ये स्टार्ट हो रहा है और एक ऑब्जेक्ट पर एंड हो रहा है। हमें क्लियर होता है, दिखता है, शो कर सकते हैं इसे। बट इफ द ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन ए सर्कल, अरेंज इन ए सर्कल, मान लो एबीसी, इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को हमने सर्कल में डिफाइन कर दिया। इन दिस केस देयर इज नीदर ए बिगिनिंग नॉर एन एंड। चेक करके देखो, एबीसी अगर को हमने सर्कल में अरेंज किया, इसका कहीं स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है क्या? आपने कहा ए से, मैं कहूंगा बी से, आप कहेंगे बी, मैं कहूंगा सी, जो कहेंगे वही नहीं मानूंगा मैं। अब क्या किया जाए? बात तो ठीक है, अरेंजमेंट तो हमने कर दिया, लिख दिया हमने एबीसी। इसके पॉसिबल अरेंजमेंट्स क्या होंगे भाई, ये तो बताओ। हमने इस एबीसी को जब लाइन में किया था फिर तो हमने डिफाइन करके बता दिया, बाद में इसका फार्मूला भी बता दिया। लेकिन इस एबीसी को अगर सर्कल में करना हो तो क्या करें? तो छोड़ देते थोड़ी देर के लिए। नहीं घबराओ नहीं, पूरा छोड़ना नहीं है, रुक जाओ भी। थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ते हैं, इसको हटाते हैं थोड़ी देर के लिए। एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो मैं यहां ये कुछ पॉइंट्स बना रहा हूं, मैं यहां कुछ पॉइंट्स बना रहा हूं। कंसंट्रेट करेगा तो दिख जाएगा। क्या बता सकते हो ये कितने पॉइंट्स हैं? सोचना कितने पॉइंट्स हैं ये, और इसको बताने की कोशिश करना।
कुछ बताएंगे 17, कुछ बताएंगे 10, कुछ बताएंगे 12, कुछ बताएंगे 21। चलो भाई हमने मान लिया जो बताओगे सब सही बताओगे, इतने तो अकलमंद हो यार। चलो, लेकिन जरा सोचो, एज्यूम करो एयर में कुछ सर्कल में पॉइंट्स दे दिए जाए, ऐसा ही ये एग्जांपल सर्कल में हो भाई। सर्कल में यूज किए गए पॉइंट्स को हम उस केस में ही काउंट कर सकते हैं, उस केस में ही कैलकुलेट कर सकते हैं जब आप किसी एक को फिक्स करें कि कहां से काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। अदरवाइज घूमते रह जाएंगे, काउंट नहीं होगा, घूमते रह जाएंगे, काउंट नहीं होगा। ये जिसने भी काउंट करके बताया या जो भी बताएगा कैसे बताएगा वो सीखते हैं भाई। कोई ना कोई एक पॉइंट आप इज्यूम करोगे कि हम कहां से काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। कोई किसी डार्क पॉइंट से स्टार्ट करेगा, कोई किसी लाइट पॉइंट से स्टार्ट कर लेगा भाई, कोई 90 डिग्री पर एंगल पर जो पॉइंट है वहीं से स्टार्ट कर लेगा। सभी के असम्पशंस अलग अलग होंगे, कोई किसी दूसरे से शेयर नहीं करेगा, लेकिन एक स्टेप में सारे कॉमन है। क्या कि जहां से वो काउंट करना स्टार्ट करेगा वो लर्न रखेगा और ठीक उसके पीछे ब्रेक करेगा। जरा सोच कर देखो, ऐसे ही काउंट किया या कुछ और तरीका लगाया? जिसने भी काउंट किया इसे, वह सभी एज्यूम करेंगे, फिक्स करेंगे कि मैं कहां से काउंट करना स्टार्ट कर रहा हूं और लर्न रखेंगे। और काउंट करना जब ये शुरू करेंगे तो ठीक उसके पीछे ब्रेक करेंगे। कोई 90 डिग्री के एंगल वाले पॉइंट को अगर कंसीडर करता है काउंट करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट, तो ठीक उसके पीछे वाले पर ब्रेक करेगा। कोई डार्क पॉइंट ठीक उसके पीछे वाले पर ब्रेक करेगा। मीनिंग ये, सर्कल में यूज किए गए पॉइंट्स को भाई साहब उस केस में ही कैलकुलेट किया जा सकता है जब आप किसी एक को फिक्स करो कि हम कहां से काउंट करना स्टार्ट करें। अदरवाइज घूमते रह जाओगे, काउंट नहीं होगा। सिमिलरली सर्कल में यूज किया गया ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट उस केस में ही कैलकुलेट किया जा सकता है जब आप किसी एक को फिक्स करो। अदरवाइज काउंट होने वाला नहीं है, अरेंजमेंट होने वाला नहीं है। अब मान लो एबीसी सर्कल में है भाई साहब, हमने सी को फिक्स कर दिया। सी फिक्स की मीनिंग सी अब अपने प्लेस से कहीं जाने वाला नहीं। बचे कितने? 2। इन्हीं दोनों का तो अरेंजमेंट करोगे ए बी का। तो ए बी का जब अरेंजमेंट किया तो ये आया कितना भाई? 2 ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों को लेकर अरेंजमेंट करना है तो 2p2 हो जाएगा और 2 फैक्टोरियल बन जाएगा भाई। डिनोमिनेटर 0 फैक्टोरियल 1 ही हो जाएगा। ठीक बात है, आंसर आ गया। चलो छोड़ते हैं। मान लो सर्कल में 4 ऑब्जेक्ट्स होते, ए बी सी डी। अगर इनके अरेंजमेंट को कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, भाई अभी भी किसी एक को फिक्स करोगे? फिक्स नहीं करोगे तब तो बात ही नहीं बनेगी। तो चलो हमने मान लिया, हमने ए को फिक्स कर लिया। अब ए फिक्स की मीनिंग ए प्लेस से अपने जाने वाला नहीं है कहीं, तो अरेंजमेंट तो भाई रिमेनिंग का ही करोगे ना। ए फिक्स मीनिंग अब उस प्लेस पर सिवा कहीं जाने वाला नहीं, उस प्लेस पर कोई दूसरा नहीं आ सकता। तो जो रिमेनिंग है उनका अरेंजमेंट कर लो। रिमेनिंग कितने हैं? 3। 3p3, 3p3 आता है 3 फैक्टोरियल। हमने क्या देखा, जब ऑब्जेक्ट्स 4 हो रहे हैं तो हम अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल लिख रहे हैं, जब 3 थे तो 2 फैक्टोरियल लिख रहे हैं। वाह क्या लॉजिक है। चलो भाई लॉजिक सेटिस्फाई करते हैं। क्या 2 फैक्टोरियल को मैं ये नहीं लिख सकता 3 - 1 फैक्टोरियल? जरा चेक करो, बात तो एक ही है। और यहां 3 फैक्टोरियल को नहीं लिख सकता है क्या 4 - 1 फैक्टोरियल? ये भी बात अच्छी है। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला, सर्कल में जितने ऑब्जेक्ट्स हों -1 करके फैक्टोरियल लगा दो, जो आया वही आंसर। वाह कमाल हो गया। एक बार फिर सुनो, जितने सर्कल में ऑब्जेक्ट्स दिए जाएं -1 करके फैक्टोरियल लगा दो, जो आएगा वही आंसर है। सर्कल में 4 ऑब्जेक्ट्स थे, 4 - 1 कितना आया? 3 फैक्टोरियल आंसर। सर्कल में 3 ऑब्जेक्ट्स, 3 - 1 फैक्टोरियल क्या आया? 2 फैक्टोरियल आंसर। भाई सर्कल में अगर 10 ऑब्जेक्ट्स होते तो क्या होता आंसर? सर्कल में 10 ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट करने के लिए कहा जाता तो क्या होता आंसर? 9 फैक्टोरियल। विदाउट पेन पेपर और लो। तो अगर सर्कल में n ऑब्जेक्ट्स हो तो क्या करेंगे? सर्कल में अगर n ऑब्जेक्ट्स हो तो एक स्टेटमेंट लिख दिया जाए, n - 1 फैक्टोरियल। तो फॉर्मूला ही बना लेते हैं। चलो बन गया फॉर्मूला। इन केस ऑफ n objects in a circle, the required number of permutation equals to
रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन n-1 का फैक्टोरियल। आंसर आ गया। चलो एक और टॉपिक सीखते हैं। चलो जरा एक और देखते हैं हम, उसके बाद इसका फार्मूला क्या होता है तब हम आगे की बात करेंगे। मान लो 4 ऑब्जेक्ट्स हैं ABCD, सर्कल में यूज कर लिया गया। इनका आंसर अगर देखा जाए तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, ये हम जानते हैं, सीख लिया हमने भाई, अब इसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ लो। ठीक है, चलो भाई, जब आपने कहा कि कोई भी क्वेश्चन पूछ लो तो एक क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, पहले मैं इसे बना तो लूं। अच्छा लग रहा है ना फिगर? ये अभी देखो कितना अच्छा सा बनेगा ये फिगर। चलो जी, ये बन गया। भाई ये जो छोटे छोटे सर्कल्स हैं बगल में बने हुए हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये ABCD भी ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? इन दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? यहां भी ऑब्जेक्ट्स, यहां भी ऑब्जेक्ट्स, यहां ABCD, यहां छोटे छोटे सर्कल्स। अब अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग कहते हैं। कुछ कहते हैं कि जो राइट साइड में दिया गया उसे काउंट नहीं कर सकते, ये ABCD वाले काउंट कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नहीं, क्यों नहीं काउंट कर सकते भाई? पेन रख के काउंट कर लोगे? देख, काउंटेबल तो है, इंफिनिटी तो नहीं है, काउंट हो सकता है। तो ये कुछ लॉजिक फिट नहीं बैठता है। कुछ स्टूडेंट्स और भी अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट यूज करेंगे। आप भी कुछ अलग अलग तरीके से सोच रहे होंगे। ठीक है, कुछ कह रहे होगे हाँ बड़ा अच्छा माला सा दिख रहा है। ठीक है, चलो भाई सुनते हैं आगे। तो डिफरेंस ये है बच्चों, ये जो छोटे छोटे सर्कल्स हैं वो सारे आइडेंटिकल हैं। ये अलग बात है जैसे नहीं बन पाए, मैंने बनाने की पूरी कोशिश की है। ये जो छोटे छोटे सर्कल्स दिख रहे हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। और ये जो ABCD थे वो आइडेंटिकल नहीं थे। इसका एग्जाम्पल क्या है? नेकलेस। नेकलेस जो पहना जाता है, नेकलेस में जो ज्वेल के बीट्स यूज होते हैं वो सभी आइडेंटिकल ही तो होते हैं। अगर एक डिफर हो जाए तो जो परचेज करने वाला रहेगा नहीं लेगा, क्या जी एक डिफर है मैं नहीं लेता इसे। ठीक है, लोग तो स्पॉट पड़ जाता तो भी कहते हैं ले जा, मैं नहीं लेता। ठीक है ना? तो एक तो एग्जांपल नेकलेस का हो गया। दूसरा पर्ल रिंग। अगर मान लो मोती से कोई रिंग बनाई जाए, छोटे छोटे मोती से कोई रिंग बनाई जाए, तो अब ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि रिंग सर्कल में ही बनेगा, और जो पर्ल्स होंगे वो आइडेंटिकल ही होंगे। तो ये भी एक एग्जांपल बनाया जा सकता है इसका। और कोई एग्जांपल? और तीसरा तो यही है, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स इन ए सर्कल। ये भी बात ठीक है। और कोई एक और बनाया जा सकता है, भाई सारे एक दूसरे के जैसे ही नहीं है। अगर एक बंदा यहां है, इसका इधर वाला पड़ोसी भी एक जैसा ही, इधर वाला भी पड़ोसी एक जैसा है, सारे पड़ोसी एक जैसे ही हैं। मेरे इधर भी मेरे जैसा ही, मेरे इधर भी मेरे जैसा ही है, और उसके उधर वाला भी उसके जैसा ही है। तो यह भी कहा जा सकता है ऑल सेल हैव द सेम यूनिवर्स। ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो बच्चों इन चारों स्टेटमेंट्स के लिए ये फार्मूला एक ही बनता है, और वो बनता है ½ n-1 फैक्टोरियल। क्या होता है? ½ n-1 फैक्टोरियल। n-1 फैक्टोरियल सर्कल में कहीं ना कहीं ये लॉजिक यूज किया गया होगा। दो में हम डिफरेंस नहीं कर सकते, ½ n-1 फैक्टोरियल से इसे कैलकुलेट कर लिया जाता है। अब ये जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स ने सर्कल वाला है क्वेश्चन, वो कितने तरह के क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे फार्मूला ये, तो जरा देखते हैं क्वेश्चन कितने तरह से बनाया जा सकता है। पहला बनाया जा सकता है इन केस ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स इन ए सर्कल। ठीक बात है, ये तो एग्जांपल यही है। दूसरा एग्जांपल मैंने बच्चों यूज कर लिया नेकलेस। अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नेकलेस का बनता है तो फार्मूला यही लगना चाहिए। तीसरा मैंने एग्जांपल बना लिया पर्ल रिंग। फोर्थ मैंने बना लिया ऑल शैल हैव द सेम नेबर, सारे एक दूसरे के पड़ोसी हों, एक जैसे ही पड़ोसी हों। ऑल शैल हैव द सेम नेबर्स। कुछ और बनता है क्या? जरा सोचो तो, कुछ बनता है नहीं?
बनता है कुछ, बनता ये है, अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें तो दोनों एक तरह के ही हैं। चेक करो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दोनों तरफ एक जैसे ही ऑब्जेक्ट्स हैं। एग्जांपल समझते हैं, सुनो। आपने ये देखा होगा फ्रेंडशिप डे के दिन कुछ हैंड में पहनने के लिए, नेक में पहनने के लिए बैंड्स नहीं मिलते डिफरेंट कलर्स के? गर्ल्स कुछ नेक में भी पहनती हैं, कुछ बॉयज भी पहनते हैं हैंड में। तो कोई जरूरी नहीं है कि वो एक ही कलर के हों, डिफरेंट कलर्स के भी बनाए जा सकते हैं। मान लो हमने इसी एग्जाम्पल में मान लो 3 कलर मिक्स कर दिया और हमने लिख दिया रेड और ब्लैक और कौन सा कलर अच्छा हो? रेड ब्लैक व्हाइट कर दो, अच्छा लगेगा, कंट्रास्ट रहेगा, अच्छा लगेगा। तो अगला भी फिर हमने कर दिया रेड ब्लैक व्हाइट, रेड ब्लैक व्हाइट। बच्चों अगर थोड़ा सा एज्यूम करो, अगर ऐसे 3-3 कलर के मिक्स करके खूब लंबा सा एक बन जाए, ऐसे नहीं, उसको क्या कहेंगे? अगर मोती से कोई बना है तो ऐसे कोई बना लो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, गले में पहनने के लिए। तो अब जरा समझो, अगर हम किसी भी पॉइंट से किसी भी ऑब्जेक्ट से क्लॉकवाइज देखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, सारी सिमेट्री एक जैसी दिखती है नहीं? एक जैसी नहीं दिखेगी। थोड़ा सा एजम्पशन है, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में तो नहीं दिखा सकता, होता तो दिखा देता, ठीक है। तो उसमें किसी भी तरह से देखो तो एक ही कलर की सिमेट्री दिखती है, बड़ा अच्छा लगता है। 4 कलर्स के भी हो सकते हैं, 3 कलर्स के भी हो सकते हैं। तो एक स्टेटमेंट और भी हम यूज कर सकते हैं, क्या? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देयर इज नो डिफरेंस between clockwise direction, there is no difference between clockwise direction and anti-clockwise direction. इन सभी 5 स्टेटमेंट्स के लिए फॉर्मूला एक ही यूज किया जाता है और वह है हाफ n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। बच्चों ध्यान रखना, इन 5 स्टेटमेंट्स को छोड़कर किसी क्वेश्चन में आप हाफ n माइनस 1 का फैक्टोरियल, हाफ n माइनस 1 फैक्टोरियल का फार्मूला नहीं लगाओगे। केवल इस फार्मूले के लिए 5 टाइप्स क्वेश्चंस बनेंगे। सिमिलर ऑब्जेक्ट्स इन ए सर्कल, नेकलेस का कोई क्वेश्चन दिया जाए, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऑल शैल हैव द सेम नेबर्स, या पर्ल रिंग। अब मान लो मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा, इन हाउ मेनी वेज कैन 10 colored beads in a necklace, in how many ways can 10 beads in a necklace? तो अब क्या होगा आंसर? अब जरा देखो इसका आंसर, मान लो मल्टीपल चॉइस है, हम तो जोश में है जी, चलो 11 मानो, 10 नहीं मानो, 10 अच्छा नहीं है, 10 अच्छा नहीं है। इन हाउ मेनी वेज कैन 11 ज्वेल बीड्स इन ए नेकलेस, ठीक। चलो भाई 11 माइनस 1 फैक्टोरियल किया, 10 फैक्टोरियल बाई 2 किया, वो 5 फैक्टोरियल आंसर लिखा, मजा आ गया, ठीक है, मजा आया क्या? 11 माइनस 1 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल बाई 2, ओ लपेट के 5 फैक्टोरियल लिखा। बिल्कुल भी गलत आंसर है। क्यों? ये 10 फैक्टोरियल बाई 2 हुआ। मैंने कब आपको बता दिया कि फैक्टोरियल से डायरेक्ट वैल्यू कैंसिल करो? ये कब बताया गया? फैक्टोरियल फैक्टोरियल से ही कैंसिल होता है, इसलिए भूल कर भी ये गलती नहीं करना कि कैंसिल करके 5 फैक्टोरियल लिख दो, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में 5 फैक्टोरियल पहले ही दे दिया जाएगा। और जब कैंसिल किया 5 फैक्टोरियल आया, पहला ऑप्शन देखा, हो हमसे अच्छा कौन है, लगा भी सीखो। बगल वाले ने कहा चक्का का चुप कर, फिर ऑप्शंस मैच हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जनरली अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो तो ऑप्शंस मैच होने पर, चाहे वो गलत ही हो, कोई करेक्शन नहीं करता। करेक्शन तो तब किया जाता है जब ऑप्शंस मैच नहीं होते, और मैच कर गया, हो बल्ले बल्ले। सही आंसर इसका 10 फैक्टोरियल बाई 2 है, क्योंकि ये कैंसिल नहीं होगा। क्यों कैंसिल नहीं होगा? क्योंकि फैक्टोरियल फैक्टोरियल से कैंसिल होता है,
डायरेक्ट 2 से 10 फैक्टोरियल को कैंसिल नहीं किया जा सकता। तो बच्चों ये थे फैक्टोरियल, तो आप पहले ही पढ़ चुके थे परमुटेशन से रिलेटेड फार्मूलेस, और परमुटेशन के सारे क्वेश्चंस इन्हीं 4 फार्मूलेस की बेस पर कैलकुलेट होंगे। कौन कौन से? एक पहला फार्मूला NPR का, n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। दूसरा फार्मूला का आपको तब लगाना चाहिए जब ऑब्जेक्ट्स रिपीट करके दिए जा रहे हो, n फैक्टोरियल बाई p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल एंड सो ऑन। थर्ड आपको तब लगाना है जब ऑब्जेक्ट सर्कल में हो, और ये हाफ n माइनस 1 फैक्टोरियल आपको तब लगाना चाहिए जब ऑब्जेक्ट्स सिमिलर हो और सर्कल में हो। सिमिलर ऑब्जेक्ट्स इन सर्कल, ध्यान रखना। तो परमुटेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस इन फार्मूलेस के बेस पर कैलकुलेट हो जाएंगे।